कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं विनाशदूत करकेंटा दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 देखें। आओ शेर जंग। राम और शेर जंग एक दिशा में रवाना हो गए। तौफिक भाई, कौन होगा वह प्राणी जिसने इतने विभत्स तरीके से संजय की हत्या की है? और विकास व तौफिक दूसरी दिशा में। ये तो अल्लाह ही जाने विकास भाई, लेकिन अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका संजय से भी बुरा हाल करूंगा। तभी, अरे विकास, ये तुम्हारी कमीज पर लाल रोशनी कहां से पड़ रही है? लेकिन इससे पहले कि विकास कुछ कह पाता, एक सेकेंड के 100वें हिस्से के पहले ही खतरे को भांप गया तौफिक। ओह, अगले पल, विकास बचो। विकास को तो तौफिक ने बचा लिया। लेकिन वार खाली नहीं गया था। विकास, किरण उधर से आई थी। फायर। लेकिन इससे पहले कि वो गोलियां चला पाते, ऊपर से आकर 2 किरणें अंदर जा समाई उन दोनों की गनों की बैरलों में। फिर तो जैसे किरणों की बारिश सी होने लगी वहां। उफ, आह! आखिर उन किरणों ने विकास को अपना निशाना बना ही लिया। विकास! क्रोध से लाल हो गया तौफिक का चेहरा। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विकास की चीख दूर तक गूंजती चली गई थी। विकास! या अल्लाह, ये तो विकास के चीखने की आवाज है। कोई गड़बड़ लगती है। आओ देखते हैं। खबीस की औलाद! विकास की लाश देखकर और तौफिक को पागलों की तरह गोलियां चलाते देखकर राम चीख उठा। गने उगलने लगी आग और गूंजने लगे बमों के धमाके। जैसे पागल हो गए थे सभी। वो जो भी हो, हमारी गोलियों की बौछार से नहीं बचेगा। जंगल को तहस नहस करने पर उतारू थे वे। शीघ्र ही, ओह, गोलियां खत्म। गोलियां खत्म होने के बाद उन्हें कुछ पूछने का होश आया था। तौफिक कौन था वह जिस पर तुम गोलियां चला रहे थे? बताता हूँ राम भाई, कहकर तौफिक उन्हें पूरी बात बताने लगा। पूरी बात सुनकर, अगर ऐसी बात है तो गोलियों की इस भयंकर बरसात से वह हरगिज नहीं बचा होगा। उसकी लाश यहीं कहीं पड़ी होनी चाहिए। ठीक कहते हो, आओ ढूंढे उसे। लेकिन बहुत तलाशने के बाद भी उन्हें कोई लाश नहीं मिली। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कमाल है, इतनी भयानक गोलीबारी के बाद भी वो बच निकला। लेकिन वो कौन हो सकता है, और उसके पास ऐसे हथियार कहाँ से आए? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास है। मैं बताता हूँ वह कौन है। धमाका ही तो किया था प्रोफेसर ने, ये कहकर। आप जानते हैं उसे? नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि वो अजीब प्राणी अवश्य ही किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरह की किरणें उगलने वाले हथियार उसके पास हैं, वो अभी पृथ्वी पर नहीं बने हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर सब सोच में डूब गए। प्रोफेसर का कहना ठीक है, हो ना हो ये किसी दूसरे ग्रह के आदमी का काम है। तभी, अरे, ये देखो क्या है। ओह, ये क्या है? लगता है यह उसी प्राणी का खून है। वो शायद तुम्हारी गोलियों से जख्मी हो गया है। सब लोग खून के इस विचित्र धब्बे को देखने में व्यस्त थे। जबकि तौफिक किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। ये खून के धब्बे मुझे उस तक पहुंचा सकते हैं। अब कोई शक नहीं रह गया है राम कि वो प्राणी अवश्य ही किसी दूसरे ग्रह से आया है। तभी, अरे, तौफिक कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ ही खड़ा था। कहाँ चला गया? वह जरूर इन खून के धब्बों के पीछे गया होगा। या अल्लाह, फिर तो उसकी जान खतरे में है। हमें उसे ढूंढना है। आओ। राम का अंदाजा ठीक था। तौफिक उन खून के धब्बों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा था। तभी चौकन्ना हो उठा पीछे से आती आवाज को सुनकर तौफिक। ओह! बिजली की गति से पीछे पलटा तौफिक और ओह!
बेचारा बेकार में मारा गया। तौफिक द्वारा चलाई गई गोलियों ने उस विचित्र प्राणी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया था। उधर उसे तलाश करता तौफिक अचानक चौंक उठा। ओह, वही लाल बिंदु। इसका मतलब मैं उस विचित्र प्राणी के निशाने पर हूं। गन संभाली तौफिक ने, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसका सिर मांस का लोथड़ा बन चुका था। यही वो क्षण था जब रहीम वहां पहुंचा था। तौफिक, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो गोलियां चला पाता। अगले पल उसका दाहिना हाथ शरीर से अलग हो चुका था। रहीम, तौफिक, राम, वो उधर है, उस पेड़ के ऊपर। अगले पल खबीस की औलाद। गरज उठी, दोनों हाथों में थमी गने, लेकिन गोलियां छू भी नहीं पाई उसे। कुछ ही क्षण बाद भाग गया हरामजादा। शेर जंग, समय मत गवाओ। रहीम अभी जीवित है, उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में ले चलते हैं। रहीम को व तौफिक की लाश को उठाकर वे हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। बेटे, अब यहां से फौरन निकल चलो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। संजय और विकास की लाश वो पहले ही उठाकर हेलीकॉप्टर में ले आए थे। नहीं प्रोफेसर साहब, जिस जंग ने हमारे दोस्तों को हमसे छीन लिया, हम उसे अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। अब या तो हम रहेंगे या वह दरिंदा। प्रोफेसर साहब, आप हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं। अगर हम 1 घंटे तक वापस न आए तो आप इन लाशों को लेकर यहां से निकल जाना। ज्वालामुखी के समान धधक रहे थे दोनों के चेहरे। फिर वे दोनों वहां से चल पड़े। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है तुम उसे मारने में अवश्य सफल होगे। राम, इस तरफ जो पहाड़ी नदी है, अगर हम वहां मोर्चा जमाएं तो हमें सिर्फ जंगल की तरफ से हमले का खतरा रहेगा। तुम्हारा कहना ठीक है शेर जंग, यही बेहतर रहेगा। शीघ्र ही उस चट्टान के पीछे मोर्चा लगाना ठीक रहेगा। मोर्चा जमाने के बाद शेर जंग, अब हमें उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहिए। अगले पल गोलियों की आवाज सुनकर वह यहां अवश्य आएगा। तभी हवा में लहराया वो हथियार और ओ माय गॉड, उसी क्षण धमाके ने दूर उछाल दिया दोनों को। निहत्थे, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते शेरजंग, भागो। दूसरे ही क्षण दोनों तेजी से भाग खड़े हुए और तेज भागो शेरजंग। इस जबरदस्त हमले से हम कब तक बचेंगे राम? उफ, लहरा कर भागो शेरजंग, लेकिन वे ज्यादा दूर भाग नहीं सके। अचानक दोनों को रुक जाना पड़ा। ओ गॉड, आगे तो झरना है, अब क्या होगा राम? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, जंप। किनारे की तरफ तैरो शेरजंग। कीचड़ से लथपथ पानी से बाहर निकले वे दोनों। उफ, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। नहीं राम भाई, वो देखो मौत अभी भी हमारे पीछे है। ओह गॉड, बिल्कुल उनके सामने आ खड़ा हुआ विनाशदूत। या अली, मदद कर, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। लेकिन अगले पल, यह क्या? उस प्राणी के नजरों से ओझल होते ही, राम, वह हमें छोड़ क्यों गया है? मैं खुद हैरान हूं। वह तो ऐसे चला गया जैसे हम उसे नजर ना आए हों। अचानक ओह गॉड, क्या हुआ राम? वो इसलिए वापस चला गया शेरजंग, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। अवश्य ही हम उसे कीचड़ के कारण नजर नहीं आए होंगे। और इसी बेस पर उस दरिंदे को खत्म करने की एक योजना मेरे मस्तिष्क में आ गई है। फिर राम उस अपनी योजना समझाने लगा। योजनानुसार वो फौरन अपनी तैयारियों में जुट गए। ये जगह ठीक रहेगी। तुम चाकुओं के लिए जगह सेट करो, मैं बेल को तोड़कर लाता हूं। ये शाख ठीक रहेगी। क्या राम की यह योजना सफल हो पाएगी? अगर मेरी योजना सफल हो गई तो उस शैतान की मौत निश्चित है।
और खींचो, जल्दी ही। अब ठीक है, एक जाल पूरा हो गया, अब दूसरे की तैयारी करते हैं। दूसरे जाल के लिए ये मोटा नुकीला पत्थर काम आएगा। शीघ्र ही, अब ठीक है। फिर वो दोनों नदी के तट पर पहुंचे, और अब नदी किनारे की कीचड़ इस तरह अपने ऊपर लपेट लो शेरजंग कि शरीर का कोई भी अंग नजर नहीं आना चाहिए। पूरे शरीर को कीचड़ से ढकने के बाद चीखने में अपनी पूरी शक्ति लगा देना शेरजंग। ओके। हमारी आवाज को सुनकर वो जरूर इधर आएगा। शेरजंग का सोचना एकदम सही था। आवाज उसके कानों में पहुंची और वो चल पड़ा था आवाज की दिशा की ओर। योजना सफल हुई, वो आ गया। किसी को अपने सामने न पाकर वो क्रोध से चीख उठा। अगले क्षण वह पागलों की भांति अपनी गन से फायर करने लगा। बदकिस्मती से उसकी गन से निकली एक किरण उस चट्टान से टकराई जिस पर वे दोनों खड़े थे। पानी में जा गिरे दोनों। ओह! शेरजंग, बाहर निकलो जल्दी। अपनी हालत देखकर दोनों के चेहरों पर भय नाच उठा। ओह, हमारे जिस्म पर लगी सारी कीचड़ धुल गई है, अब हम उसे नजर आने लगेंगे। तभी सचमुच राम और शेरजंग उसे नजर आ गए। मौके की नजाकत समझते हुए दोनों ने उस प्राणी पर हमला कर दिया। हमें मारना आसान नहीं। तेरा काल है हम दोनों। दो जांबाजों के प्रहारों ने उसे दूर उछाल दिया, लेकिन नीचे गिरने के साथ ही वो तेजी से संभला और रोंगटे खड़े हो गए थे दोनों के उस प्राणी का भयानक चेहरा देखकर। है भगवान या अल्लाह। एक ललकार सी थी उसके भयंकर स्वर में। राम, लगता है ये हमसे खाली हाथ लड़ना चाहता है। हाँ, यही मौका है जब हम इसे खत्म कर सकते हैं। अपने साथियों की मौत का बदला लेकर रहेंगे हम। दूर उछाल दिया था उस शैतान ने उन दोनों को। पर गिरते ही शेरजंग न केवल उठ खड़ा हुआ, बल्कि खुद ही जा फंसा था उस शैतान के शिकंजे में। कितनी बड़ी गलती की थी शेरजंग ने। अगले ही क्षण शेरजंग को फाड़ डाला था उसने। शेरजंग, मेरे दोस्त। राम की आंखों में सिर्फ और सिर्फ दहशत तैर रही थी। उफ, अब मेरी बारी है। मुझे अपनी जान पर खेलकर किसी तरह इसे अपने बिछाए जाल की तरफ ले जाना होगा। अपने बिछाए जाल के निकट पहुंचकर राम ठिठका। अरे, कहाँ गया वह? अभी तो मेरे पीछे आ रहा था। उसी पल अब इस विनाशदूत से मुझे केवल जाल ही बचा सकता है। अगले पल राम की एक तेज ठोकर ने उस खूंटे को उखाड़ डाला। लहराई चाकुओं से भरी डाल, और इधर राम का शरीर दूसरी रस्सी की तरफ लहराया और पूरा जंगल धर्रा उठा उसकी चीख से। लेकिन वो चीख अंतिम चीख नहीं थी उसकी। अब यह आखिरी सांसें ले रहा है। उफ, ये हंस क्यों रहा है? अगले पल राम की आंखों में भय नाच उठा। हा हा हा, ये तो अपने हाथ पर लगे बटन दबा रहा है। लगता है ये अपने साथ साथ मुझे भी मारना चाहता है। सजग हो उठी राम की छठी इंद्री, और हा हा हा, मुझे इस जंगल से फौरन निकलना होगा। उसने लपक कर शेरजंग की लाश को अपने कंधे पर डाला और भाग खड़ा हुआ। इस जंगल से जितनी जल्दी निकल जाऊं उतना ही अच्छा है। जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचा, गूंज उठा एक गगनभेदी धमाका। उफ, अगर एक पल की भी और देरी हो जाती तो मेरे भी परखच्चे उड़ जाते। शीघ्र ही। राम, तुम आ गए बेटे। हाँ प्रोफेसर साहब, मैंने उस प्राणी को समाप्त कर दिया है।
लेकिन इस जंग में शेर जंग भी हमसे बिछुड़ गया है। ओह। फिर वह वहां से रवाना हो गए। शीघ्र ही वो लोग सीमा पर थे और इससे पहले कि पाकिस्तानी सैनिक कुछ समझ पाते, वो सीमा पार कर गए। कुछ घंटे बाद हॉस्पिटल में। घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। उसी शाम राम रहीम अन्य लोगों के साथ उन चारों जानबाजों की अंत्येष्टि में शामिल हुए, उधर दूर अंतरिक्ष में। एक बुरी खबर है महामहिम, हमारे उप सेनापति करकेंटा, जिन्हें अपना यान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पृथ्वी पर उतारना पड़ा था, का पृथ्वीवासियों द्वारा अंत हो गया। क्या कह रहे हो सेनापति थोस? क्या पृथ्वीवासियों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह हमारा मुकाबला कर सके? ऐसा ही लगता है महामहिम। यदि ऐसी बात है तो हमें मैकारा ग्रह को जीतने के पश्चात पृथ्वी पर हमला करना चाहिए, जैसी आपकी आज्ञा महामहिम। अगले दिन सुबह चीफ मुखर्जी के ऑफिस में। मुबारक हो राम, प्रधानमंत्री महोदय ने तुम्हारी सफलता पर स्वयं बधाई पत्र भेजा है। चीफ, इस कामयाबी के हकदार हम नहीं, वो चारों हैं जिन्होंने अपनी जान देकर इस मिशन को सफल बनाया। मैं जानता हूं राम, सरकार ने उन लोगों को भी मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की है। ये सरकार की उन लोगों को श्रद्धांजलि होगी चीफ। कुछ देर बाद वह दोनों वापस घर लौट रहे थे। राम, अब मेरा क्या होगा? सीक्रेट सर्विस के काबिल तो मैं रहा नहीं। हिम्मत रखो मेरे भाई, भगवान सब ठीक करेगा। फर्ज की राह में तुम्हारा तो सिर्फ हाथ ही कटा है, जबकि उन चारों दीवानों ने तो हंसते हंसते अपनी जान तक देश पर लुटा दी थी। राम, वाकई वे चारों महान थे। मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो रहीम। अब भी उन चारों की सूरत मेरे दिमाग में बसी हुई है।